अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। अच्छा जी, हम एक और लेक्चर जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स का आप लोगों के साथ में डिस्कस करता हूँ। इस लेसन में भी मैं आप लोगों के साथ जो चीज़ें डिस्कस करूंगा वो आपके कॉस्ट अकाउंटिंग की बेसिक होंगी, आपकी बुनियादें स्ट्रॉन्ग करेंगी और आपके बेसिक्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो अब जो हम अगली चीज़ डिस्कस करने लगे हैं, मैंने आप लोगों को लेसन नंबर 1 में एक चीज़ बताई थी कि भाई हमारे पास प्रॉफिट जो होता है, यानी कि किसी भी कंपनी का जो प्रॉफिट होता है जो वो कैलकुलेट करती है, उसके लिए कंपनी जो है वो सेल्स रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस करती है। अच्छा, कॉस्ट के बारे में हमने देखा था कि भाई कॉस्ट जो है वो वेरिएबल भी हो सकती है, फिक्स भी हो सकती है, सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स भी हो सकती है, जिसका फिक्स्ड और वेरिएबल हिस्सा हम अलग कर सकते हैं, और स्टेप फिक्स कॉस्ट भी हो सकती है। अब मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट करवा रहा हूँ जिसमें मैं आप लोगों को कंट्रीब्यूशन, ब्रेक इवन, इन चीज़ों से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। ये आप लोगों का एक टॉपिक है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस या ब्रेक इवन एनालिसिस, उसकी बुनियाद है। अलबत्ता हम उस टॉपिक में नहीं जाएंगे, बट उस टॉपिक से रेलेवेंट जो चीज़ें हैं उसको कुछ हद तक डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक जो है ये एज्यूम करता है कि जो खर्चे होते हैं, यानी कि जो कॉस्ट होती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ दो तरह की होती हैं, या तो फिक्स्ड या तो वेरिएबल। ठीक है जी। वैसे तो उसूली तौर पर हमने चार तरह के खर्चे पढ़े, लेकिन इस टॉपिक की असम्पशन है कि जितने भी खर्चे होंगे वो या तो फिक्स्ड होंगे या तो वेरिएबल होंगे। हाँ, बाद में ऐसे केसेस हम देखेंगे कि अगर कोई सेमी वेरिएबल कॉस्ट हो तो इस टॉपिक में कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, कोई स्टेप फिक्स कॉस्ट हो तो इस टॉपिक में कैसे इनकॉर्पोरेट करना है। लेकिन अभी आप यही एज्यूम कर लें कि इस टॉपिक के हिसाब से खर्चे या तो आपके पास फिक्स्ड होंगे या वेरिएबल। तो ये प्रॉफिट का जो इक्वेशन है जिसमें हम लोग सेल्स रेवेन्यू में से सारी कॉस्ट को माइनस करते हैं, मैं ये कह सकता हूँ कि प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। देखिए, हमें ये तो पता था कि सेल्स रेवेन्यू में से सारी कॉस्ट माइनस कर दूंगा तो प्रॉफिट आ जाएगा। अब अगर मैं ये एज्यूम कर कर चलता हूँ कि जो कॉस्ट्स हैं वो हैं ही दो तरह की, या तो फिक्स्ड या तो वेरिएबल, तो इसका मतलब हो गया कि सेल्स रेवेन्यू में से सारी वेरिएबल और फिर सेल्स रेवेन्यू में से सारी फिक्स कॉस्ट अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसको जरा एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। एज्यूम कर लें कि आपके पास जो कोई भी प्रोडक्ट आप बनाकर बेच रहे हो उसकी सेलिंग प्राइस है 45, और उसकी जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, यानी कि एक यूनिट की जो वेरिएबल कॉस्ट है वो है 25, और जो आपकी कंपनी की फिक्स्ड कॉस्ट है, जो आपकी कंपनी की फिक्स्ड कॉस्ट है वो फिक्स कॉस्ट है टोटल 80। ऐसे ही मैं अमाउंट्स ले रहा हूँ, ठीक है जी। और फिर मैं कुछ यूनिट्स लिखता हूँ यहाँ पर। यूनिट्स में मैं जो है वो लिख देता हूँ 0 यूनिट्स, फिर मैं लिख देता हूँ 2 यूनिट, फिर मैं लिख देता हूँ 4 यूनिट, फिर मैं लिख देता हूँ 8 यूनिट, और फिर मैं लिख देता हूँ 10 यूनिट्स। और इन यूनिट्स पर मैं सेल्स रेवेन्यू ढूंढता हूँ। अच्छा, सेल्स रेवेन्यू कैसे ढूंढा जाता है? सेल्स रेवेन्यू ढूंढना हमें आता है अब। और सेल्स रेवेन्यू हम ढूंढते हैं, सेलिंग प्राइस को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? सेलिंग प्राइस को यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। तो अगर मैं 0 यूनिट्स बेचूंगा, एक यूनिट 45 का बेचता हूँ, लेकिन अगर मैं 0 यूनिट्स बेचूंगा तो सेल्स रेवेन्यू जो होगा मेरा वो 0 होगा। ठीक है जी। अगर मैं 0 यूनिट्स बेचता हूँ और चाहे सेल्स रेवेन्यू एक यूनिट से मुझे 45 रुपये आते हो, लेकिन मेरा सेल्स रेवेन्यू 0 होगा। अगर मैं 2 यूनिट्स बेचता हूँ तो 45 के हिसाब से मेरा सेल्स रेवेन्यू 90 होगा। 45 इंटू 2। अगर मैं 4 यूनिट्स बेचता हूँ तो 45 इंटू 4 मेरा सेल्स रेवेन्यू 180 होगा। अगर मैं 8 यूनिट्स बेचता हूं तो मेरा सेल्स रेवेन्यू 45 इंटू 8 यानी कि 360 होगा। और अगर मैं 10 यूनिट्स बेचता हूं तो 45 इंटू 10 यानी कि मेरा सेल्स रेवेन्यू 450 होगा। तो मैं मुख्तलिफ यूनिट्स पर अपने सेल्स रेवेन्यू की कैलकुलेशंस कर रहा हूँ। और कैलकुलेशंस के हिसाब से 0 यूनिट्स का सेल्स रेवेन्यू 0 होगा, 2 यूनिट्स का 90 होगा, 4 यूनिट्स का 180 होगा, 8 यूनिट्स का 360 होगा, और 10 यूनिट्स का 450 होगा। इसमें से हम माइनस कर देते हैं अपनी वेरिएबल कॉस्ट को। अच्छा जी, वेरिएबल कॉस्ट कैसे आएगी? टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए आप वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को मल्टीप्लाई कर देते हो नंबर ऑफ यूनिट्स से। अच्छा, यहाँ पर मैं ये बताता चलूँ कि अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए हो तो आप मुझे 03453086312 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर मैं अपने पास सेल्स रेवेन्यू में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करता हूँ, एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट 25 है, ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। 0 इंटू 25 इज 0। फिर
25 इंटू 2 यानी कि मेरी जो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी वो आ जाएगी 50। उसके बाद 25 इंटू 4 मेरी वेरिएबल कॉस्ट 100 रुपये आ जाएगी। उसके बाद 25 इंटू 8 मेरी वेरिएबल कॉस्ट 200 रुपये आ जाएगी। और 25 इंटू 10 मेरी वेरिएबल कॉस्ट 250 आ जाएगी। तो आप ये देख सकते हैं कि सेल्स रेवेन्यू और वेरिएबल कॉस्ट वो दो चीजें हैं जो यूनिट्स के साथ साथ इंक्रीज होती रहती हैं। हमें प्रॉफिट निकालने के लिए दूसरे इक्वेशन के हिसाब से सेल्स रेवेन्यू में से पहले सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस करनी थी और फिर सारी फिक्स कॉस्ट को माइनस करना था। लिहाजा हम सबसे पहले ये करते हैं कि सेल्स रेवेन्यू में से हम वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं। 0 माइनस 0 इज 0। उसके बाद फिर 90 माइनस 50 इज 40। उसके बाद फिर 180 माइनस 100 इज 80। उसके बाद फिर 360 माइनस 200 इज 160। उसके बाद 450 माइनस 250 इज 200। जब हम सेल्स रेवेन्यू में से सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट वाली अमाउंट को माइनस करते हैं, जब हम सेल्स रेवेन्यू में से सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट वाली अमाउंट को माइनस करते हैं, तो जो अमाउंट हमारे पास आता है इसको हम कंट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है जी, क्यों कहते हैं ये थोड़ी देर में मैं बताता हूँ। अच्छा, प्रॉफिट पर आने के लिए इसमें से अभी भी मजीद क्या चीज माइनस करनी होगी? फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट आपकी 80 है, तो 0 यूनिट्स पर भी 80 होगी, 2 यूनिट्स पर भी 80 होगी, 4 यूनिट्स पर भी 80 होगी, 8 यूनिट्स पर भी 80 होगी और 10 यूनिट्स पर भी 80 होगी। अगर मैं अपने पास कंट्रीब्यूशन में से अपनी फिक्स कॉस्ट को माइनस कर दूंगा, अगर मैं अपने पास कंट्रीब्यूशन में से अपनी फिक्स कॉस्ट को माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास प्रॉफिट या लॉस वाली अमाउंट आ जाएगी। पहले हम प्रॉफिट या लॉस वाली अमाउंट जो है वो मालूम कर लेते हैं कि कितनी होगी। पहले केस में 80 रुपए का नुकसान होगा, दूसरे केस में आपका नुकसान जो है वो 40 होगा, तीसरे केस में आपका जो नुकसान है वो 0 होगा, चौथे केस में आपको 80 का प्रॉफिट हो रहा है और फिर पांचवें केस में आपके पास 120 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अब हमें जरा इसी को थोड़ा सा और इम्फेसाइज करना। एक चीज जो हमने यहाँ पर सीखी, एक चीज जो एक नई चीज हमने जो यहाँ पर इंट्रोड्यूस करी वो है कंट्रीब्यूशन की टर्म। ठीक है, कंट्रीब्यूशन क्या है? वो पैसा जो मेरे पास बच गया है, जो फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए मैं कंट्रीब्यूट करूंगा या जिससे मैं अपनी फिक्स कॉस्ट वाला खर्चा पूरा करूंगा, और अगर फिर कुछ बच जाता है तो वो मेरा प्रॉफिट होगा। हमने क्या किया, हम वापस से चीजों को रिकैप करते हैं। प्रॉफिट सेल्स रेवेन्यू माइनस कॉस्ट के बराबर होता है। कॉस्ट मैंने कहा कि हम सिर्फ और सिर्फ कंसिडर करते हैं कि सिर्फ दो तरह के खर्चे हैं, या तो वेरिएबल हैं या तो फिक्स्ड है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरा प्रॉफिट का इक्वेशन बन जाएगा सेल्स रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट। फिर हमने एक एग्जांपल ली, उस एग्जांपल के हिसाब से एक यूनिट की सेलिंग प्राइस 45 है, एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 25 है और फिक्स कॉस्ट जो है वो 80 है। तो हमने 0, 2, 4, 8 और 10 यूनिट से एक एग्जाम्पल ली और उस पर हमने सेल्स रेवेन्यू कैलकुलेट किया। सेल्स रेवेन्यू के लिए सेलिंग प्राइस को यूनिट से मल्टीप्लाई किया। मिसाल के तौर पर 0 यूनिट्स के सेल्स रेवेन्यू के लिए 45 इंटू 0, 2 यूनिट्स के लिए 45 इंटू 2 और 4 यूनिट्स के लिए 45 इंटू 4, ये मेरा सेल्स रेवेन्यू आ गया। इसमें से मैंने अपनी वेरिएबल कॉस्ट को माइनस किया। जब वेरिएबल कॉस्ट की बात करी, एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट जो है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वो 25 रुपए है। तो 0 यूनिट्स की 0 इंटू 25 0 होगी, 2 यूनिट्स की 2 इंटू 25 50 होगी, 4 यूनिट्स की 4 इंटू 25 100 होगी, 8 यूनिट्स की 8 इंटू 25 200 होगी और 10 यूनिट्स की 10 इंटू 25 250 होगी। सबसे पहले मैंने सेल्स रेवेन्यू में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर ली, जो अमाउंट बचा उसको हम कंट्रीब्यूशन कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि हम ये भी लिख सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन 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 इज इक्वल्स टू सेल्स रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ये एक नई चीज अपने पास आप लिख लें कि कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू सेल्स रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अगर मैं सेल्स रेवेन्यू में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देता हूं तो जो अमाउंट बच जाता है उसको हम कंट्रीब्यूशन कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि प्रॉफिट को एक और तरह से लिखा जा सकता है। कैसे? देखिए, सेल्स रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या है? सेल्स रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। यानी कि अगर कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर लूंगा तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन वो अमाउंट होता है जो फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए मेरे पास कंट्रीब्यूट हुआ होता है, जमा हुआ होता है। मिसाल के तौर पर मैंने 2 यूनिट्स 90 के बेचे, उन 2 यूनिट्स की आप 2 यूनिट्स वाली एग्जांपल लिखिए। 2 यूनिट्स की जो वेरिएबल कॉस्ट थी वो 50 थी, तो 90 में से 50 को अगर मैंने माइनस कर दिया, मेरे पास 40 रुपए बच गए। 40 रुपए से मैं फिक्स कॉस्ट 80 रुपए की पे करने गया तो मुझे 40 का नुकसान हुआ, क्योंकि 40 जेब से मिलाने पड़े। मिसाल के तौर पर 10 यूनिट्स का सेल रेवेन्यू 450 था, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट 250 थी, वो हटा दी, तो अब मेरे पास 200 रुपए बच गए। 200 रुपए से मैंने 80 की फिक्स कॉस्ट पे करी तो 120 फिर भी मेरे पास बच गए, वो मेरा मुनाफा या प्रॉफिट।
तो कंट्रीब्यूशन में से फिर हम फिक्स कॉस्ट को माइनस करते हैं और फिर हमारे पास प्रॉफिट या लॉस की अमाउंट आ जाती है। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो दो एरियाज हैं इसमें अगर हम देखें तो कंपनी को लॉस हो रहा है, ये जो दो एरियाज हैं इनमें देखें तो कंपनी को हो रहा है प्रॉफिट। और जो सेंटर वाला एरिया है, जो सेंटर वाला एरिया है, ये कहलाता है नो प्रॉफिट नो लॉस या ब्रेक इवन पॉइंट। ये कहलाता है ब्रेक इवन पॉइंट या नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। यानी कि इस सिनेरियो, इस एग्जाम्पल के हिसाब से अगर कंपनी 0 यूनिट्स या 2 यूनिट्स बेच रही थी तो कंपनी को कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा था, बल्कि कंपनी नुकसान में थी, लॉसेस में थी। अगर कंपनी 4 यूनिट्स बेचती है तो कंपनी को ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, कंपनी ब्रेक इवन पॉइंट पर है, यानी कि ना प्रॉफिट है ना लॉस है। 4 यूनिट्स के बाद अगर कंपनी 8 या 10 यूनिट्स बेचती है तो कंपनी प्रॉफिट्स में। तो हम यहाँ पर कुछ और यहाँ से चीजें जो हमें मालूम हुई है जो हम लिख सकते हैं वो ये है कि अगर तो कंट्रीब्यूशन की वैल्यू, अगर तो कंट्रीब्यूशन की वैल्यू, अगर तो कंट्रीब्यूशन की वैल्यू इज लेस देन फिक्स कॉस्ट, अगर कंट्रीब्यूशन की वैल्यू फिक्स कॉस्ट से कम है, अगर कंट्रीब्यूशन की वैल्यू फिक्स कॉस्ट से कम है तो कंपनी को होगा लॉस, तो कंपनी को होगा लॉस। देखिए पहले केस में कंट्रीब्यूशन 0 है, फिक्स कॉस्ट 80 है, कंपनी को लॉस हुआ। दूसरे केस में कंट्रीब्यूशन 40 है, फिक्स कॉस्ट 80 है, कंपनी को लॉस हुआ। हाँ, ब्रेक इवन पॉइंट पर क्या होगा, कंपनी के कंट्रीब्यूशन की वैल्यू, ब्रेक इवन पॉइंट पर कंपनी के कंट्रीब्यूशन की वैल्यू, ब्रेक इवन पॉइंट पर कंपनी के कंट्रीब्यूशन की वैल्यू कंपनी के फिक्स कॉस्ट की वैल्यू के बराबर होगी। यहाँ पर कंपनी ब्रेक इवन पॉइंट पर होगी, कंपनी को ब्रेक इवन हो रहा होगा, कंपनी को ना प्रॉफिट हो रहा होगा ना लॉस हो रहा होगा, ये ब्रेक इवन पॉइंट कहलाएगा। इसके बाद हमारे पास वो सिनेरियो आ जाता है जहां पर कंपनी की जो कंट्रीब्यूशन की वैल्यू है, कंपनी की जो कंट्रीब्यूशन की वैल्यू है वो ग्रेटर देन फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट से ज्यादा है। यहाँ पर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, फायदा हो रहा है, मुनाफा हो रहा है। यानी कि जब कंपनी प्रॉफिट्स में होगी तो कंपनी के कंट्रीब्यूशन की वैल्यू ज्यादा होगी, आप देख सकते हैं इस एग्जाम्पल से, और फिक्स कॉस्ट की वैल्यू कम होगी तो कंपनी प्रॉफिट्स में होगी। अच्छा, यहाँ पर मजीद जो बातें मैं कर सकता हूँ वो ये है कि हम जिस तरह से दो चीजें हमने पढ़ी हैं, एक सेल्स रेवेन्यू और एक हमने पढ़ा है सेलिंग प्राइस। ठीक है जी, एक सेल्स रेवेन्यू पढ़ा है, एक हमने पढ़ा है सेलिंग प्राइस। अच्छा, सेलिंग प्राइस क्या होती है, एक चीज कितने की बिकेगी। सेल्स रेवेन्यू क्या होता है, सारी चीजें कितने की बिकेंगी। इसी तरह से हमने पढ़ा है वेरिएबल कॉस्ट या टोटल वेरिएबल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, सारे यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट। मिसाल के तौर पर इस सवाल में जहां पर लेट से 4 यूनिट्स हैं, 4 यूनिट्स की टोटल वेरिएबल कॉस्ट 100 रुपए, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, तो एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट सवाल में दी हुई है 25। इसी तरह से बिल्कुल इसी तरह से एक चीज कहलाती है कंट्रीब्यूशन, एक चीज कहलाती है कंट्रीब्यूशन, और एक चीज कहलाती है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, एक चीज कहलाती है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, सेल्स रेवेन्यू सारे यूनिट्स जो सेल्स रेवेन्यू जनरेट हुआ, सेलिंग प्राइस एक यूनिट की, वेरिएबल कॉस्ट टोटल, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एक यूनिट की, कंट्रीब्यूशन टोटल और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एक यूनिट की। तो अभी हमने कंट्रीब्यूशन का इक्वेशन पढ़ा कि कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू सेल्स रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि हमने सारे यूनिट्स का सेल्स रेवेन्यू में से सारे यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट को माइनस किया तो सारे यूनिट्स की कंट्रीब्यूशन आ गई। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी कैलकुलेट करी जा सकती है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करने के दो फॉर्मूले हैं। कंट्रीब्यूशन, अगर किसी सवाल में मुझे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करनी हो, अगर किसी सवाल में मुझे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करनी हो तो पहला फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करने का है, वो है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। यानी कि आप एक यूनिट की सेलिंग प्राइस में से, जो कि हमारी एग्जाम्पल के हिसाब से 45 है, उसमें से एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट जो कि हमारी एग्जाम्पल के हिसाब से 25 है, उसको माइनस कर दें तो आपके पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगी जो कि 20 रुपए है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला आपके पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के लिए आप सेलिंग प्राइस में से, यानी कि एक यूनिट की सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को, यानी कि एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दें तो आपके पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगी 45 माइनस 25 इज 20। दूसरा तरीका ये है कि आप टोटल कंट्रीब्यूशन को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दें। टोटल कंट्रीब्यूशन को आप डिवाइड कर दें नंबर ऑफ यूनिट से, टोटल कंट्रीब्यूशन को आप डिवाइड कर दें नंबर ऑफ यूनिट से। मिसाल के तौर पर लेट से यहाँ पर हमारे सवाल में हम ये देखते हैं कि भाई 4 यूनिट्स की क्या कंट्रीब्यूशन है।
सर 4 यूनिट्स की जो कंट्रीब्यूशन है ना, अगर हम डेटा देखते हैं जो हमने यहाँ पर वर्किंग करी हुई है, उसमें देखें 4 यूनिट्स की कंट्रीब्यूशन आ रही है 80 को 4 से डिवाइड करते हैं कितना आता है सर 20 आता है। या इसी तरह से मिसाल के तौर पर 10 यूनिट्स की क्या कंट्रीब्यूशन है 200 है, इसको आप 10 से डिवाइड करते हैं तो 200 डिवाइडेड बाई 10 1 यूनिट की कंट्रीब्यूशन या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाती है। तो अब हमने नई टर्म्स सीखी, नई टर्म्स में हमने ये देखा कि कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू सेल्स रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट, या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, या फिर टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, इस एग्जांपल को यहाँ तक बड़े अच्छे से देखिएगा। ये आपका जो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस और सीवीपी एनालिसिस का टॉपिक है उसकी बुनियाद है। यहाँ पर मैं हर टॉपिक या हर चीज की बिल्कुल बेसिक जो आपके पास कॉस्टिंग के प्रिंसिपल्स हैं या कॉन्सेप्ट्स हैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ, और ये भी बेसिक एक कॉन्सेप्ट कॉस्टिंग का कहलाता है। फर्दर इसी को थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं, एलैबोरेट करते हैं। देखिए हमने ये देखा कि भाई ब्रेक इवन पॉइंट कंपनी का जो है ना वो है 4 यूनिट्स पर, यानी कि अगर कंपनी 4 यूनिट्स बनाकर बेचेगी तो कंपनी को ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। ब्रेक इवन पॉइंट का एक फॉर्मूला होता है ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट। और वो ब्रेक इवन पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है, अगर आपसे कभी कहा जाए कि ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स ढूंढो, यानी कि कंपनी कितने यूनिट्स बेचेगी तो कंपनी को ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, तो आप बोलोगे कि ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, fixed cost divided by contribution per unit, fixed cost divided by contribution per unit, fixed cost divided by contribution per unit। कंपनी की जो फिक्स कॉस्ट है वो कितनी है 80 है, कंपनी का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है 20 है। तो अगर आप 80 को 20 से डिवाइड करते हो तो आपके पास 4 यूनिट्स आ जाते हैं, और ये 4 यूनिट्स आपको जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स मिल रहे हैं। यानी कि आपने फिक्स कॉस्ट को कभी भी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड किया तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स होगा, जो आप ऊपर अपने चार्ट से देख भी सकते हो। तो ये एक और बात थी जो मैंने यहाँ पर आप लोगों से डिस्कस कर ली। यहाँ तक जो बातें डिस्कस करी हैं इसको हम फर्दर अपने जब सीवीपी कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस या ब्रेक इवन एनालिसिस का टॉपिक करेंगे तो उसमें जरूर कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों ने ये चीजें नोट करनी है और फिर मेरे साथ आगे बढ़ना। अच्छा जी, बेसिक कॉस्ट अकाउंटिंग में मजीद मैं कुछ टर्म्स और या कुछ बातें और आप लोगों को बताना चाहूँगा। देखिए हम कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट को मुख्तलिफ तरह से बांटते हैं। पहले हमने ये कहा कि भाई कॉस्ट जो है वो या तो फिक्स्ड हो सकती है, या तो सेमी वेरिएबल हो सकती है, या तो वेरिएबल हो सकती है, या तो स्टेप फिक्स कॉस्ट हो सकती है। इसी तरह से कॉस्ट को बांटने का कोई और तरीका भी है। अच्छा पहले तो सर ये बताएं क्या ये कोई अलग कॉस्ट है? नहीं, ये कोई अलग कॉस्ट नहीं है। जरा इसको पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए लेट से आप ये कह लें कि एक क्लासरूम है और उस क्लासरूम में कुछ स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई के लिए आए हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ये स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब लेट से इस क्लास में टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बच्चे हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं इस क्लास में। ठीक है जी, 10 स्टूडेंट्स हैं इस क्लास में। अब क्या मैं ये कह सकता हूँ कि भाई 10 में से कितने गर्ल्स हैं और कितने बॉयज हैं? बिल्कुल सर आप कह सकते हैं। लेट से मैं कहता हूँ कि भाई जो बॉयज हैं इन 10 में से 8 बॉयज हैं और इन 10 में से 2 गर्ल्स। तो 10 स्टूडेंट्स को बांटने का एक तरीका है कि मैं उनको जेंडर के हिसाब से बांट दूं कि बॉयज कितने हैं गर्ल्स कितनी हैं। 8 बॉयज हैं 2 गर्ल्स हैं, मैंने जेंडर के हिसाब से स्टूडेंट्स को बांट दिया, पहला तरीका। दूसरा तरीका मैं ये कह सकता हूँ भाई क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, इन 10 स्टूडेंट्स में से वो कितने स्टूडेंट्स हैं जो ग्लासेस पहनते हैं और वो कितने स्टूडेंट्स हैं जो ग्लासेस नहीं पहनते हैं। तो मुझे पता चला 3 स्टूडेंट्स ग्लासेस पहनते हैं और 7 स्टूडेंट्स ग्लासेस नहीं पहनते हैं। अगेन ये कोई नए 10 स्टूडेंट्स नहीं थे बल्कि वही 10 स्टूडेंट्स थे, और उनको ही मैंने जो है वो वापस से मुख्तलिफ तरह से क्लासीफाई किया। मैंने बोला वो कौन से हैं जो ग्लासेस पहनते हैं और वो कौन से हैं जो ग्लासेस नहीं पहनते हैं। इसी तरह से लेट से क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, मैं इन 10 स्टूडेंट्स को एक और तरह से ऐसे क्लासीफाई कर सकता हूँ कि मैं बोल दूं भाई कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी एज जो है ना, एज वो लेस देन 15 ईयर्स है, और कितने ऐसे हैं जिनकी एज जो है वो मोर देन या ग्रेटर देन 15 ईयर्स है। तो अगेन लेट से मुझे पता चला 15 साल से कम वाला एक बच्चा है और 15 साल से ज्यादा वाले 9 बच्चे।
कहने का मकसद है कि वही 10 स्टूडेंट्स थे, लेकिन उसको क्लासिफाई करने के, उनको मुख्तलिफ कैटेगरीज में बांटने के एक से ज्यादा पॉसिबल तरीके हो सकते हैं। तो इसी तरह से जब हम कॉस्ट की बात करते हैं, तो अभी हमने कॉस्ट को जो बांटा है ना, वो बाई इट्स बिहेवियर, उसके रवैये के हिसाब से बांटा है कि किस तरह से कॉस्ट रिएक्ट करती है। ये एक तरीका था कॉस्ट को बांटने का। और हमने ये कहा कि भाई या तो कॉस्ट जो है वो एक फिक्स कॉस्ट होगी, या वो एक वेरिएबल कॉस्ट होगी, या वो एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट होगी, या वो एक स्टेप फिक्स कॉस्ट होगी। ये कॉस्ट को बांटने का एक मुमकिन या पॉसिबल तरीका है जिस हिसाब से हमने अपनी कॉस्ट को अभी तक बांटा, डिस्ट्रीब्यूट किया। कभी कभार कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको एक कॉस्ट को फिक्स में, वेरिएबल में, सेमी वेरिएबल में और स्टेप फिक्स कॉस्ट में तकसीम करना होगा, बांटना होगा, डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। ये एक तरीका है, ये वैलिड तरीका है। इसी तरह से कभी कभार ऐसा होगा कि जो आपकी कॉस्ट होगी ना, उस कॉस्ट को आपने दो हिस्सों में बांटना होगा, और आपने बताना होगा कि इसमें से कौन सी कॉस्ट ऐसी है जो डायरेक्ट कॉस्ट है, और कौन सी कॉस्ट ऐसी हैं जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है। अब ये डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है और ये इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, ये हमें अब पढ़ना है। अभी तक ये जो मैंने स्टूडेंट्स वाली एग्जाम्पल करवाई, ये एग्जाम्पल करवाने का पर्पस क्या था? ये एग्जाम्पल करवाने का पर्पस ये था कि ये वही 10 स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं अलग अलग तरह से बांट सकता हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि कोई बॉय हो जिसकी एज 15 साल से कम हो और वो ग्लासेस पहनता हो, यानी कि एक ही स्टूडेंट्स 3 कैटेगरीज में आ सकता है। इसी तरह से ऐसा हो सकता है कि कोई गर्ल हो जो ग्लासेस ना पहनती हो और जिसकी एज जो है वो 15 साल से ज्यादा हो। यानी कि कहने का मकसद है उन्हीं 10 स्टूडेंट्स में से कुछ बॉयज थे, कुछ गर्ल्स। उन्हीं 10 स्टूडेंट्स में से कुछ ग्लासेस पहनते थे, कुछ ग्लासेस नहीं पहनते थे। उन्हीं 10 स्टूडेंट्स में से कुछ की एज 15 से कम थी और कुछ की एज 15 से ज्यादा थी। इसी तरह से जब मैं कॉस्ट की बात करता हूं, तो मैं उसी कॉस्ट की बाइफिकेशन कर रहा हूं जिसकी मैंने पहले करी थी। मैंने पहले ये कहा कि कुछ कॉस्ट है जिसको हम फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल या स्टेप फिक्स कॉस्ट कह सकते हैं। अब उन्हीं कॉस्ट को मैं ये कह रहा हूं कि ये जो कॉस्ट है, इसमें से कुछ को हम डायरेक्ट और कुछ को हम इनडायरेक्ट कह सकते हैं। यानी कि कोई नई कॉस्ट नहीं है, कोई नई कॉस्ट नहीं है। हम पहले फॉर एग्जाम्पल रेंट को हम क्या कहते थे? हम रेंट को कहते थे कि रेंट की कॉस्ट एक फिक्स्ड कॉस्ट है। हम फॉर एग्जाम्पल पहले टायर्स की कॉस्ट को क्या कह रहे थे? टायर की कॉस्ट को हम ये कह रहे थे कि ये एक वेरिएबल कॉस्ट है क्योंकि यूनिट्स के साथ इंक्रीज होगी। अब उसी टायर की कॉस्ट को, उसी रेंट की कॉस्ट को हम कहेंगे कि या तो ये रेंट की कॉस्ट डायरेक्ट है, या तो ये रेंट की कॉस्ट इनडायरेक्ट है। कैसे कहेंगे ये देखते हैं जरा। तो अब हम कॉस्ट को क्लासिफाई करें एक और तरह से, और हम ये कह रहे हैं कि भाई कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं जो हमारी डायरेक्ट कॉस्ट होती हैं, और कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं जो हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती हैं। अच्छा, डायरेक्ट कॉस्ट में भी 3 नस्लें हैं, 3 कैटेगरीज हैं, 3 बाइफरकेशंस हैं। या तो आपकी कॉस्ट जो है वो डायरेक्ट मटेरियल होगी, या तो आपकी कॉस्ट जो है वो डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट होगी, या तो आपकी जो कॉस्ट है वो डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट होगी, या तो आपकी कॉस्ट जो है वो डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट होगी, या तो आपकी कॉस्ट डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट होगी, या आपकी जो कॉस्ट होगी वो एक डायरेक्ट एक्सपेंस की कॉस्ट होगी, या आपकी जो कॉस्ट होगी वो होगी डायरेक्ट एक्सपेंस। जब हम इन तीन चीजों को ऐड करते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जब हम इन 3 चीजों को ऐड करते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो जो अमाउंट बनता है उसको हम प्राइम कॉस्ट कहते हैं, उसको हम प्राइम कॉस्ट कहते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि प्राइम कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट का एडिशन है। सर डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, डायरेक्ट लेबर क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, ये भी तो समझाओ। बिल्कुल समझाऊंगा, लेकिन अभी एक चार्ट बना लो। इसके बाद इनडायरेक्ट की जब हम बात करते हैं, तो इनडायरेक्ट में भी 3 कैटेगरीज आती हैं, या तो इनडायरेक्ट मटेरियल, या तो इनडायरेक्ट मटेरियल, या तो इनडायरेक्ट मटेरियल, या फिर इनडायरेक्ट लेबर, या फिर इनडायरेक्ट लेबर, या फिर इनडायरेक्ट लेबर, या फिर तीसरी कैटेगरी क्या होगी? तीसरी कैटेगरी होगी इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तीसरी कैटेगरी कहलाएगी इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और जब हम इन तीनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास जो अमाउंट आता है उसको हम ओवरहेड्स कहते हैं। और जब हम अपनी प्राइम कॉस्ट और ओवरहेड्स को ऐड कर लें तो मेरे पास टोटल कॉस्ट आ जाती है। जब हम अपने ओवरहेड्स को और प्राइम कॉस्ट को ऐड कर लेते तो मेरे पास टोटल कॉस्ट आ जाती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि डायरेक्ट कॉस्ट में 3 चीजें हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट में 3 चीजें हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड किया जाता है तो प्राइम कॉस्ट, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड किया जाता है तो ओवरहेड्स, ओवरहेड्स और प्राइम कॉस्ट को ऐड किया जाता है तो कंपनी की टोटल कॉस्ट। अब जरा ये समझते हैं कि इनकी डेफिनेशंस क्या हैं, ये क्या चीजें हैं।
तो हम उसके लिए जो है वो एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से एक कार मैन्युफैक्चरर की एग्जांपल ले लेते हैं, एक रेस्टोरेंट की एग्जांपल ले लेते हैं, और एक फर्नीचर बनाने वाले बंदे की एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, एक कार मैन्युफैक्चरर है जो गाड़ियां बनाएगा और गाड़ी बनाकर वो गाड़ी बेचेगा। एक कार मैन्युफैक्चरर है जो गाड़ी बनाएगा, गाड़ी बनाकर वो गाड़ी बेचेगा। एक रेस्टोरेंट है जहां पर बर्गर्स बन रहे हैं, बर्गर बनेंगे, कस्टमर खरीदेंगे, फ्राइज बनेंगे, कस्टमर्स खरीदेंगे और वो उसको बेचेंगे। एक फर्नीचर बनाने वाला है, बेड बनाएगा, टेबल बनाएगा, चेयर बनाएगा, मैन्युफैक्चर करेगा, मैन्युफैक्चर कर कर उस चीज को बेचेगा। अब आप जरा सिरे से शुरू करें, बिल्कुल ही स्टार्ट से हम शुरू करते हैं। अगर जैसे एक कार मैन्युफैक्चरर है, जब वो गाड़ी बनाएगा तो गाड़ी बनाने के लिए गाड़ी में क्या क्या लगेगा? गाड़ी में टायर्स लगेंगे, गाड़ी में इंजन लगेगा, गाड़ी में बोनट लगेगा, गाड़ी में ग्लासेस लगेंगे, गाड़ी में मिरर्स लगेंगे, ब्रेक लगेगा, एक्सीलरेटर लगेगा। रेस्टोरेंट वाला जब बर्गर बनाएगा या फ्राइज बनाएगा तो उसमें मुख्तलिफ तरह के इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, सॉसेस होंगी, कोल्स्लो होगा, सैलेड, बर्गर के बन्स होंगे, पेटी होगी, चिकन पेटी, बीफ पेटी होगी। फ्राइज बनाने के लिए हमारे पास जो है वो पोटेटोज की ज़रूरत होगी, अनियन की ज़रूरत होगी, टोमेटो की ज़रूरत होगी, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी। डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? डायरेक्ट मटेरियल वो चीज़ होती है जो आपके प्रोडक्ट में डायरेक्टली लगी हुई हो, जो आपके प्रोडक्ट का सिग्निफिकेंट कॉस्ट का हिस्सा कवर करे या आपके प्रोडक्ट में जाहिर तौर पर नजर आए। फर्नीचर मैन्युफैक्चरर के लिए फर्नीचर जब वो बनाएगा तो जब कुर्सी बनकर आएगी तो उसमें वुड लगा हुआ होगा। वुड के अलावा हो सकता है कोई महंगी लेमिनेशन लगी हुई हो, उसके कोई अच्छे महंगे वाले कोई टेबल पर जो है वो हैंडल्स लगे हुए हो या स्टील का काम हुआ हो। तो डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल की कॉस्ट, वो मटेरियल की कॉस्ट। मटेरियल क्या होता है? जो चीज मैं हाथ लगा सकूं, छू सकूं। तो जनरली डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट में क्या आएगा? कार मैन्युफैक्चरर के लिए टायर्स की कॉस्ट आ सकती है, इंजन की कॉस्ट आ सकती है। ये वो चीजें हैं जो मेरे मेन फिनिश गुड्स में लगे हुए मुझे नजर आएंगे। मैं अगर एक गाड़ी की बात करूंगा तो एक गाड़ी में मुझे टायर्स लगे हुए नजर आएंगे, उसका बोनट होगा, उसका इंजन होगा। थोड़ी थोड़ी सी अजीब सी गाड़ी बन गई भारत। तो ये चीजें कहलाएंगी डायरेक्ट मटेरियल। अब जब गाड़ी मैन्युफैक्चर होती है तो जाहिर है डायरेक्ट मटेरियल का भी खर्चा होता है। फॉर सिंप्लिसिटी हम एज्यूम कर लेते हैं, आसान रखने के लिए, चीजें आसान रखने के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि एक गाड़ी में 500 रुपए का डायरेक्ट मटेरियल लगा। इसके बाद आ जाते हैं डायरेक्ट लेबर पर। डायरेक्ट लेबर वो लेबर होता है, डायरेक्ट लेबर वो मजदूर होता है, डायरेक्ट लेबर उस मजदूर की तनख्वाह होती है, डायरेक्ट लेबर उस लेबर की उस मजदूर की सैलरी होती है जो प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो। मिसाल के तौर पर गाड़ी बनाने वाले प्लांट पर बहुत सारे वर्कर्स ऐसे होंगे जो गाड़ी के दरवाजे जोड़ रहे हैं। गाड़ी बनाने वाले प्लांट पर बहुत सारे वर्कर्स ऐसे होंगे जो गाड़ी में इंजन फिट कर रहे हैं, टायर्स लगा रहे हैं। ये सारे वो मजदूर हैं जिसकी मैं तनख्वाह पे कर रहा हूँ, जो गाड़ी बनाने के लिए डायरेक्टली इन्वॉल्व है। रेस्टोरेंट में जो शेफ होगा, जो खाना पका रहा होगा, वो डायरेक्ट लेबर कहलाएगा। और फर्नीचर मैन्युफैक्चरर के लिए जो कारपेंटर होगा, जो मजदूरी कर कर टेबल कुर्सी बना रहा होगा, उसकी तनख्वाह डायरेक्ट लेबर की तनख्वाह कहलाएगी। तो डायरेक्ट लेबर कौन होता है? डायरेक्ट लेबर वो लेबर होता है जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन हो, डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन, डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन करने में डायरेक्टली इंक्लूडेड हो, शामिल हो, प्रोडक्शन करने में हिस्सा ले। ठीक है जी। अच्छा, तो डायरेक्ट लेबर की लेट से हम कह लेते हैं 200 रुपए की कॉस्ट है। अब साथ में हम लोग इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट मटेरियल इसको भी कवर कर लेते हैं। देखिए, जब एक रेस्टोरेंट की बात करूंगा तो रेस्टोरेंट में बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे। उसमें से कुछ शेफ्स होंगे, कुछ कुक होंगे, कुछ खाना पकाने में इन्वॉल्व होंगे। लेकिन उसके अलावा भी तो बहुत सारे लोग होंगे। जेनेटर्स होंगे जो सफाई कर रहे होंगे, सिक्योरिटी गार्ड होगा जो कि गेट पे बैठा हुआ होगा। इसी तरह से गाड़ी बनाने वाली फैक्ट्री हो गई या फर्नीचर बनाने वाला हो गया, इधर भी बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो मजदूरी कर रहे होंगे, काम कर रहे होंगे, उनको भी तनख्वाह देते हैं हम, या तनख्वाह मिलती होगी जो भी उस रेस्टोरेंट का ओनर होगा उससे। लेकिन ये वो लोग हैं जो प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। अगर एक सिक्योरिटी गार्ड है किसी रेस्टोरेंट का, उसकी भी तनख्वाह जा रही है, लेकिन वो बर्गर नहीं बनाता। अगर एक गाड़ी बनाने वाली फैक्ट्री है, उसके गेट पर सिक्योरिटी के लिए मैंने सिक्योरिटी गार्ड बिठाया हुआ है, तो उसकी तनख्वाह भी फैक्ट्री ही बेयर करती है, फैक्ट्री का मालिक ही उसकी तनख्वाह पे करता है, अलबत्ता वो बंदा भी गाड़ी नहीं बनाता। तो इनडायरेक्ट लेबर कौन होते हैं? जेनेटर्स हो गए, सिक्योरिटी गार्ड हो गए, कोई अगर ऑफिस में कोई कैंटीन है, कैंटीन में खाना पकाने वाला, बशर्त ये है कि खाना जो है वो स्टाफ खा रहा हो, इस तरह के लोग जो है वो इनडायरेक्ट लेबर कहलाते हैं। तो ये वो होते हैं जो वर्क इन फैक्ट्री
वर्क इन फैक्ट्री, फैक्ट्री में तो काम करते हैं, इनको सैलरी भी मिलती है, बट नॉट इन्वॉल्व, नॉट इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन प्रोसेस, नॉट इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन प्रोसेस, नॉट इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी कि प्रोडक्शन के प्रोसेस में डायरेक्ट अमल दखल नहीं देते, प्रोडक्शन के प्रोसेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, बहरहाल उनको तनख्वाह दी जाती है और वो अपना काम अपने हिसाब से कर रहे होते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? इनडायरेक्ट मटेरियल कोई भी ऐसे मटेरियल का खर्चा जो मैं अपनी फैक्ट्री में, अपने रेस्टोरेंट में इनकर करूं, लेकिन वो मेरे मेन प्रोडक्ट में शामिल ना हो। मिसाल ले सर, लेट से मैं ये कहता हूँ कि गाड़ी बनाने वाली कंपनी है, गाड़ी बनाने वाली कंपनी में गाड़ी में जो टायर्स लग रहे हैं वो तो डायरेक्ट मटेरियल है, गाड़ी में जो बोनट लग रहा है वो तो डायरेक्ट मटेरियल है, गाड़ी में जो इंजन लग रहा है वो तो डायरेक्ट मटेरियल है, गाड़ी बनाने के लिए उसमें कोई ब्रेक क्लच लग रहा है वो तो डायरेक्ट मटेरियल है। लेकिन गाड़ी बनाने की फैक्ट्री में एक मशीन है, एक मशीन है जिसको वर्कर्स इस्तेमाल करते हैं गाड़ी बनाने के लिए, उस मशीन में कोई फ्यूल जा रहा है, फ्यूल गाड़ी में नहीं जा रहा, गाड़ी में नहीं जा रहा, फ्यूल यूज्ड इन अ मशीन, इन अ मशीन यूज्ड टू मेक कार। ये वो फ्यूल है, पेट्रोल है, फ्यूल है जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन उस मशीन में इस्तेमाल कर रहा हूँ जो गाड़ी बनाने के लिए इस्तेमाल हो रही है। या इसी तरह से रेस्टोरेंट की एग्जांपल ले लें, हम जब रेस्टोरेंट जाते हैं तो हम टिश्यूज यूज करते हैं, करेक्ट? या हम जो है वो वॉशरूम जाते हैं हाथ हाथ धोने के लिए तो सोप इस्तेमाल करते हैं। अब ये भी सारी चीजें मटेरियल है, छू सकता हूँ मैं। अलबत्ता रेस्टोरेंट वाला टिश्यूज इसलिए परचेज नहीं करता कि वो फ्रेंच फ्राइज के अंदर पकाते वक्त उसको डालेगा, बर्गर के अंदर टिश्यू भी नहीं मिलते हैं, ना ही साबुन मिलता है। तो इस तरह के जितने भी खर्चे होते हैं वो इनडायरेक्ट मटेरियल कहलाते हैं, जो प्रोडक्शन से उनका ताल्लुक था। इसका मतलब सर हमें समझ में ये आ रहा है कि डायरेक्ट कॉस्ट वो होती है जिनका प्रोडक्शन से गहरा ताल्लुक होता है, जो यूनिट्स की कॉस्ट में नजर आता है। डायरेक्ट कॉस्ट वो होती है जो यूनिट्स बनाने के लिए मजदूर, डायरेक्ट लेबर, यूनिट्स में लगा हुआ मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, तो यूनिट्स में वो कॉस्ट इंक्लूडेड होती है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंस की एक अच्छी एग्जांपल है रॉयल्टी। डायरेक्ट एक्सपेंस की एक अच्छी एग्जांपल है रॉयल्टी। देखिए, सबसे पहले तो आप देख लेंगे कि मटेरियल का खर्चा क्या है, फिर आप देख लेंगे लेबर का क्या खर्चा है। अगर कोई चीज मटेरियल नहीं है, अगर कोई चीज लेबर नहीं है, अगर कोई चीज मटेरियल नहीं है, अगर कोई चीज लेबर नहीं है, अगर कोई चीज मटेरियल की कैटेगरी और लेबर की कैटेगरी में ना आए तो वो एक्सपेंसेस के कैटेगरी में आएगी। अगेन, डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब ये है कि ये एक ऐसा खर्चा है, ये एक ऐसा एक्सपेंस है जिसके बगैर प्रोडक्शन करना मुमकिन नहीं था। इसकी एक एग्जांपल रॉयल्टी है। मिसाल के तौर पे लेट से आपने जो है ना वो कोई रेस्टोरेंट स्टार्ट किया, लेकिन जो रेस्टोरेंट आपने स्टार्ट किया उसकी आपने कोई फ्रेंचाइज ली है। अब वो जब फ्रेंचाइज ली है, आप उसका नाम यूज कर रहे हो, ब्रांड यूज कर रहे हो, उसकी रेसिपी यूज कर रहे हो, उसका इंटीरियर किस तरह का बना हुआ होता है वो यूज कर रहे हो। हाँ, आपने कुछ इन्वेस्टमेंट करी है, अलबत्ता आपको एक बेनिफिट मिल रहा है कि उनका गुडविल या जो नाम बना हुआ है उसकी वजह से आपके पास कस्टमर आ रहे हैं। तो लेट से इस रेस्टोरेंट जो आपने रेस्टोरेंट ओपन किया है, जो मेन पेरेंट कंपनी है, जो बॉस है, जो राइट्स देता है अपने नाम पर बिजनेस करने का आपको, उससे ये बोला हुआ है हर बर्गर बिकेगा तो 50 रुपए मेरे, हर बर्गर बिकेगा तो 70 रुपए मेरे। इसको हम रॉयल्टी एक्सपेंस कहते हैं या रॉयल्टी कहते हैं। अब ये डायरेक्ट एक्सपेंस क्यों है? इसलिए क्योंकि बर्गर बेचने के लिए रॉयल्टी पे करना जरूरी है। इसी तरह से कार मैन्युफैक्चरिंग पर आ जाओ। आपने पाकिस्तान में एक गाड़ी बनाने का प्लांट स्टार्ट किया, लेकिन आप जो है वो कोई जैपनीज टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, जैपनीज नेम यूज कर रहे हो, जैपनीज तरीका उसको मैन्युफैक्चर करने का यूज कर रहे हो और उनका नाम यूज कर रहे हो, जिसकी वजह से आपकी गाड़ियां ज्यादा बिक रही हैं। तो वो जो जैपनीज कंपनी होगी, चाइनीज कंपनी होगी, कोरियन कंपनी होगी जिससे आपने लाइसेंस लिया है, उसने आपको ये बोला हुआ है कि हर गाड़ी बेचोगे तो 1 लाख रुपया हमें दोगे, या हर गाड़ी बनाओगे तो 1 लाख रुपया हमें दोगे। तो ये एक रॉयल्टी की मिसाल है। इसके बगैर प्रोडक्शन करना और गाड़ियों को बेचना मुमकिन नहीं है। ये मेरी ज़रूरत है और ये मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस इसलिए है क्योंकि इसके बगैर यूनिट जो है वो बिक ही नहीं सकता, यूनिट में और इस कॉस्ट में गहरा ताल्लुक है। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लो, लेट से कोई कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनी है। अब जब कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनी होती है तो वो डिगिंग करते हैं, डिगिंग कर कर और फिर जो है ना वो ग्राउंड में से पानी निकाल कर और ज़मीन को सीधा कर कर और वहां पर बुनियाद या बेस बनाकर और उस पर फ्लोर्स बनाए जाते हैं। उसके लिए मैं कोई स्पेशल मशीन लेकर आया जो कि डिगिंग के लिए इस्तेमाल होती है, और उस मशीन का मैंने किसी को किराया दिया 10,000, 15,000, 25,000 रुपये।
अब मैं मशीन जो लेकर आया था किराए पे, ये जो किराया है जो मैंने डिगिंग के लिए पे किया है, इसके बगैर बिल्डिंग का बनना, जो मेरा यूनिट है, जो मेरा प्रोडक्ट है, वो बिल्डिंग है, बिल्डिंग का बनना मुमकिन नहीं था। ये किराया मजदूर यानी कि लेबर भी नहीं है, ये किराया मटेरियल भी नहीं है, बस मैंने किराए का अमाउंट किसी कंपनी को पे किया 50,000 25,000 और बोला भाई ये एक प्लॉट है, इस पे खुदाई कर दो, इसके बगैर मेरा बिल्डिंग बनाना मुमकिन नहीं है। तो अगर मैंने कोई हायर करी है स्पेशल मशीन, हायर करी है स्पेशल मशीन और उसका मैं कोई रेंट पे कर रहा हूँ ताकि मेरी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन शुरू हो सके, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस में आ गया, क्योंकि ये मटेरियल नहीं है, ये लेबर नहीं है। तो लेट से हम एज्यूम करते हैं कि भाई डायरेक्ट एक्सपेंस ऐसे ही एज्यूम कर लेता हूँ 300 रुपये है, तो एक कंपनी की जो प्राइम कॉस्ट है किसी पर्टिकुलर यूनिट की वो 1,000 रुपये हो सकती है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्या आएगा, ये समझ लें आपका बैलेंसिंग फिगर है। कोई भी ऐसा खर्चा जो मटेरियल ना हो, जो लेबर ना हो, जो डायरेक्ट मटेरियल में ना आ जाए, डायरेक्ट लेबर में ना आए, जो इनडायरेक्ट मटेरियल में ना आए, जो इनडायरेक्ट मटेरियल में ना आए, इनडायरेक्ट लेबर में ना आए, जो डायरेक्ट एक्सपेंस में ना आए, वो यहाँ आएगा। सच एज के कंपनी में इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रिसिटी का बिल, सच एज के कंपनी का रेंट, सच एज कंपनी का गैस का बिल, इस तरह की सारी चीजें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएंगी। तो अलबत्ता यहाँ पर मुझे आप लोगों को ओवरव्यू देना था कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो हैं जिनका यूनिट के साथ गहरा ताल्लुक है, स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो हैं जो रिमोटली अकर होते हैं, जिनका इतना गहरा, इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप या ताल्लुक नहीं होता। यहाँ पर जो चीज़ें आपको समझाई गई हैं ये आपके ओवरहेड्स के चैप्टर में आपको ज़रूर काम आएंगी, और यहाँ पर हमने अपने जो भी बेसिक कॉस्टिंग के प्रिंसिपल्स थे उसको कवर किया। ये जो आप लोगों के सामने 2-3 वीडियो लेक्चर्स आए हैं, इसमें मैंने कॉस्टिंग से रिलेवेंट बहुत सारी टर्म्स, बहुत सारी बातें डिस्कस करी हैं जिनको आपने नोट करना है, लिखना है, या आपके बेसिक जो है वो कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं। अब हम चैप्टर वाइज चीज़ों की तरफ जाएंगे, और जब चैप्टर वाइज चीज़ों की तरफ जाएंगे तो उसमें ये चीज़ें भी शामिल होंगी जो अभी डिस्कस करी, और बहुत सारी नई चीज़ें भी आएंगी जिसको हम प्रैक्टिस करेंगे। कोशिश मेरी ये होगी कि कम से कम टाइम में पूरा का पूरा कॉस्टिंग का कोर्स आप लोगों के साथ कंप्लीट किया जाए। आप लोगों को अगर कोई किसी टॉपिक के लेक्चर्स वगैरह या ये पीडीएफ चाहिए हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे नंबर पर, जो कि है 0345308631 और मैं आप लोगों को वो सारी पीडीएफ्स भी दे दूंगा और आप लोगों को मजीद गाइड भी कर दूंगा। अब हम जब अगले लेसन में बढ़ेंगे तो हम जो है वो चैप्टर वाइज चीज़ें कवर कर रहे होंगे और चैप्टर्स को हम लोग कवर कर रहे होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।